सीआर इक्वेशन है जो क्या है कि वो बताते हैं कि अगर फंक्शन एनालिटिक हुआ तो सीआर इक्वेशन हमेशा ही क्या करेगी, होल्ड करेगी। क्या है सीआर इक्वेशन? ये है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है, तो हमने कंडीशन निकालनी है कि फंक्शन एनालिटिक, या कह सकते हो कि इफ ए फंक्शन एफ जेड इस फॉर्म में इज डिफरेंशिएबल एट जेड नोट। जेड नोट मीन्स कोई डोमेन का कोई जनरल पॉइंट पे बात कर रहे हैं हम कि डिफरेंशिएबल किसी भी जनरल पॉइंट पे है। कहते भी देन u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करेगा इस पॉइंट पे। इस पॉइंट मीन्स यही पॉइंट है कि जैसे हम लिख सकते हैं ना कि जैसे 2 और 3 को हम लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर ये z है, हम z को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यही है ये z x नोट प्लस आयोटा y नोट, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जिस्ट करते हैं दोनों, और दो ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं इस कंडीशन को। क्या है कंडीशन? कि आप u का पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल टू v का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में इक्वल है माइनस ऑफ v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, या आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये प्रूव करना है कि फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है। एनालिटिक है कि अगर डिफरेंशिएबल दिया हुआ है किसी डोमेन के जनरल पॉइंट के लिए, मींस फंक्शन एनालिटिक है, फॉर एनालिटिक फंक्शन। ये थ्योरम है, कोची रायमन इक्वेशंस कह सकते हो इसको, या सीआर इक्वेशन कह सकते हो। सी मीन्स कोची, आर मीन रायमन इक्वेशन। तो करते हैं इसका प्रूफ सिंपल है स्टूडेंट्स। देखो कि प्रूफ है कि हमें दिया हुआ है कि फंक्शन इज लेट फंक्शन एफ जेड यानी कि डब्ल्यू इज एनालिटिक है ऑन डोमेन पे, ऑन डोमेन आर। डी मीन्स डोमेन या रीजन बोल सकते हो, डोमेन डी, या आर भी लिख सकते हो, आर भी लिखा होगा, या आप आर कह सकते हो इसको। आर मीन्स सेट ऑफ रियल्स नंबर नहीं है, आर मीन्स है रीजन, आर है रीजन, या आप डी लिख सकते हो। फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वाई डेफिनेशन ऑफ एनालिटिसिटी फंक्शन की, तो क्या डेफिनेशन है? अगर फंक्शन एनालिटिक है डी पे, तो हम कहेंगे कि फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है यूनिकली मीन्स कि जो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन होती है, जो किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो उसकी यूनिट क्या होती है? यूनिक होती है। फॉर ऑल जेड क्या है, जो डोमेन के पॉइंट है, सारे पॉइंट के लिए, या आर लिख लो रीजन, या डोमेन डी के लिए क्या है ये। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो डिफरेंशिएबल भी होगा, जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है उस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल होगा और उसके नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल होगा। बट फंक्शन तो पूरे डी पे एनालिटिक है, मींस डी मींस आप ऐसा कह सकते हो कि ये पूरी डी है, कि सारी डी पे ही फंक्शन क्या है? एनालिटिक है। तो सारी डी पे ही फंक्शन क्या है? डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा तो वाई डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं कि नाउ कि यही डेफिनेशन होती है फंक्शन की कि जेड प्लस डेल जेड, जो हमने डेफिनेशन की थी प्रीवियस लेक्चर में। ये डेफिनेशन है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, यही किया था हमने। सिंपल है। देखो हम जब रियल में कैसे करते थे, अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मान लो x पे, हम कैसे लिखते थे? x प्लस एच माइनस एफ एक्स और h अप्रोच करता था लिमिट 0 पे। बस ये है कि h है, जो हमने h की जगह आप क्या लिख सकते हो? डेल x भी लिख सकते थे यहाँ पर। तो यहाँ हमने क्या लिख लिया? h की जगह डेल z लिख लिया। डेल z किसको अप्रोच करता है? 0 पे। यहाँ h अप्रोच किसको करता था? 0 पे। सिंपल है डेफिनेशन, जैसे रियल में करते हैं सेम। तो यहाँ फिर हमने क्या किया कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। तो देखो अगर z है x प्लस आयोटा y, हमने एफ जेड पे फंक्शन लगाया तो क्या बन जाता है? u प्लस
आयोटा बी बन जाता है। अगर मैं z प्लस डेल z पे फंक्शन लगाऊं तो क्या बन गया, ये ऐसा ही बनेगा, u प्लस डेल z और आयोटा वाला पार्ट है जो इमेजिनरी b, यानी कि जब z था तो u v, जब z प्लस डेल z है तो u प्लस डेल u और b प्लस डेल u। तो ऐसा लिख सकते हैं हम यहां पर। तो यहां पर आया क्या, तो यहां पर बना स्टूडेंट u प्लस डेल u आयोटा v प्लस डेल v, और यहां y में क्या बना, डेल z रखा हमने, और माइनस था एफ जेड क्या है, u प्लस आयोटा v, यहां तक आया। तो ये कर लिया हमने। तो अब देखते हैं क्या बनता है। अब देखो u के साथ u कैंसिल, v के साथ ये v कैंसिल, तो बचा क्या यहां पर, तो बचा डेल u अपॉन डेल z और माइनस प्लस का आएगा ये प्लस डेल v अपॉन डेल z। तो ये बचा। तो इसको इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब ये करने के बाद आया कि फंक्शन एनालिटिक है, डिफरेंशिएबिलिटी बाय डिफरेंशिएबिलिटी डेफिनेशन एग्जिस्ट करेगा। तो हमने सिर्फ फंक्शन की वैल्यू पुट की है, तो ये कैंसिल आउट होके क्या बचा, ये बचा। अब हमने देखना है बट फंक्शन क्या दिया हुआ है, एनालिटिक दिया हुआ है। एनालिटिक मीन्स कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जो ये लिमिट आई तो लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी और यूनिकली एग्जिस्ट करेगी। तो ऐसा लिख सकते हो, ऊपर दिया है कि एज ए फंक्शन इज एनालिटिक, एज ए फंक्शन इज एनालिटिक, तो देन क्या होगा कि जो लिमिट 1 की होगी, कि लिमिट ऑफ इक्वेशन 1 एग्जिस्ट करेगी यूनिकली, और क्या होगा, और क्या होगा साथ में कि इंडिपेंडेंट होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मैनर इन ये टेल जेड अप्रोच टू 0। देखो इसमें ये देखना स्टूडेंट कि हमने कहा जैसे कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जो भी लिमिट आई, हमें नहीं पता अभी क्या लिमिट आई, बट हमने ये पता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। जैसे हम इससे पहले यही देखो कि इसका क्या मतलब, फंक्शन एनालिटिक दिया है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी बट इंडिपेंडेंट ऑफ मैनर इन डेल जेड अप्रोच टू 0। ये समझने के लिए इससे पहले रियल में देखते हैं, हम रियल में कैसे करते थे। जब फंक्शन रियल में डिफरेंशिएबल होता था, जैसे x पे फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है, हम क्या लिखते थे, जैसे x पे फंक्शन डिफरेंशिएबल था हम लिखते थे ऐसे, अपॉन h अपॉन 2 अप्रोच टू 0। डेल x का मीन्स क्या था, ये था ना कि मान लो x है, इसका हमने नेबरहुड ड्रा किया, इसको हमने क्या लिखा, x प्लस डेल एक्स, x माइनस डेल एक्स। यहां क्या था कि अगर x पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो यहां पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती थी ना, कि मीन्स अगर x प्लस डेल एक्स अप्रोच करता है x को, इसका मतलब क्या था कि डेल x कहां पर गया, 0 पे गया। तो यही मतलब था ना, x प्लस डेल एक्स अप्रोच करता है 0 की तरफ, लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये राइट साइड से भी, और लिमिट ये था राइट साइड से लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनती थी जी, कि x माइनस डेल एक्स, ये अप्रोच करेगा x को, अगर डेल एक्स अप्रोच करेगा 0 पे। ये कौन सी साइड थी, ये लेफ्ट साइड। हमने देखा था कि रियल के अंदर 2 ही साइड होती हैं जब हम नेबरहुड लेते हैं x का, कि राइट साइड से भी ये x की तरफ अप्रोच करता है और लेफ्ट साइड से भी ये x की तरफ आता है, कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। तभी हम कहते हैं रियल के अंदर कि f(x) की लिमिट डिफरेंशिएबल होगा फंक्शन, कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। बट क्या है
कॉम्प्लेक्स के अंदर दो साइड नहीं होती। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, जैसे हमने जेड के ऊपर पता करना है, मान लो जेड के ऊपर हमने ये पता करना है कि जेड पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। इसकी लिमिट क्या बनी, हमने जो लिया है यही है ना, जेड माइनस डेल जेड। इसका नेबरहुड क्या बना जेड का, जेड प्लस डेल जेड, जेड माइनस डेल जेड। बट अब कॉम्प्लेक्स के अंदर तो राइट और लेफ्ट साइड तो है ही है, इसके साथ साथ क्या है, इसका नेबरहुड ये बनेगा कि यहां पर हमने क्या दिखाना है कि जेड प्लस डेल जेड ये राइट साइड से भी एग्जिस्ट करना चाहिए, लेफ्ट साइड से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी। यानी कि कितनी डायरेक्शन बन गई जेड पे आने की कि ये सारे सर्कल पे क्या है, डिस्टेंस क्या है जेड से, जेड डेल जेड है ना इसका डिस्टेंस, तो डेल जेड जब जीरो पे आएगा, अगर यहां डेल जेड है तो यहां भी जीरो पे आएगा, जेड पे आएगा। इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से भी आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। अगर फंक्शन जैसे रियल में डिफरेंशिएबल था तो वो राइट से डायरेक्शन से आया, लेफ्ट डायरेक्शन से आया, दोनों का आंसर क्या आता था, सेम आता था। और यहां कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या है, वो किसी भी डायरेक्शन से आए आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, अगर उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। यही उसका मतलब है कि डेल जेड चाहे किसी भी डायरेक्शन से आए, राइट से आए, लेफ्ट से आए, अपर से, नीचे से, किसी भी डायरेक्शन से आए, इंडिपेंडेंट ऑफ मैनर इन डेल जेड अप्रोच टू जीरो। मतलब डेल जेड जीरो पे आए, कोई भी डायरेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा डायरेक्शन पे। क्यों, क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो फंक्शन क्या है, उसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल तो है ही है। तो ये मेन था। तो आगे हम करते हैं, तो इसके बाद क्या करते हैं, तो अब हम यहां से जो रिजल्ट निकालना है, क्या निकालना है, और फंक्शन तो एनालिटिक दिया है, फिर हम कर क्यों रहे हैं इसको, कर इसलिए रहे हैं कि अगर फंक्शन एनालिटिक है, हमने कोई नेसेसरी कंडीशन ढूंढनी है कि हम कह सकें कि जब फंक्शन एनालिटिक होता है कि वो कंडीशन हमेशा ही क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। इसके लिए हम ये ढूंढेंगे, इसमें से कंडीशन बनाएंगे हम कि किसी भी डायरेक्शन से डेल जेड जीरो की अप्रोच करे, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम क्या करते हैं, तब हम देखते हैं, ये हम इसको इरेज कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ दो डायरेक्शन पे काम करेंगे। जैसे ये है कि फंक्शन जेड पे एनालिटिक है, इसका डिस्टेंस है यहाँ पे डेल जेड, डेल प्लस डेल जेड, और डिस्टेंस कितना है इसका, डेल जेड, कि डेल जेड यहाँ भी है, ये डिस्टेंस है, यहाँ भी डेल जेड, कि कोई भी डायरेक्शन से आए कि जब जीरो होगा तो ये जेड को अप्रोच करेगा। तो हमने ये देखना है कि किसी भी डायरेक्शन से आए फंक्शन एनालिटिकल लिमिट एग्जिस्ट करती है। बट हम क्या करते हैं कि जब किसी भी डायरेक्शन से हम आए, जेड पे लिमिट एग्जिस्ट है, तो अगर हम राइट साइड से आए और वाई एक्सिस के अलोंग आए, तो यहां पर भी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ना। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ हम दो डायरेक्शन रखते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग वाली और वाई एक्सिस के अलोंग वाली, इन दो पे काम करते हैं कि जब फंक्शन एनालिटिक है इस जेड पे, तो फंक्शन इस डायरेक्शन से डेल जेड जीरो की तरफ आए या एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से जीरो की तरफ आए डेल जेड, तो यहां तो लिमिट ऑब्वियस एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन से वो एग्जिस्ट कर सकती है। तो यहां से हम काम करेंगे कि वाई एक्सिस और डेल जेड की एक्सिस में, तो यहां से हम कंडीशन ढूंढेंगे कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो सारी डायरेक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, बट वाई और एक्सिस पे भी तो क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ये भी किसी न किसी डायरेक्शन के अंदर आते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले दिखाएंगे फर्स्ट केस के अंदर दिखाएंगे कि डेल जेड अप्रोच टू जीरो अलोंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब यही था ना जो हमने किया था अभी, हम यहां करते हैं इसको, यहां नहीं, यहां करते हैं कि ये था कि जैसे ये जेड है, ये इसका नेबरहुड है, ये पॉइंट है, और इसका डिस्टेंस कितना हुआ, डेल जेड हुआ, यहां से भी यहां से भी। हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ चेंज डेल जेड जीरो की तरफ इस डायरेक्शन से अप्रोच करता है एक्स एक्सिस के लोंग, एक्स एक्सिस के लोंग आता है। अगर रेट ऑफ चेंज मान लो ये मेरा प्लेन है, हमारा पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन से यहां आ रहा है, तो रेट ऑफ चेंज तो सिर्फ एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हुआ ना, तो वाई एक्सिस में तो कोई रेट ऑफ चेंज आया ही नहीं, क्योंकि यहां भी जेड की वैल्यू 2 थी
यहां भी जेड की वैल्यू क्या है 2 है। तो इसलिए जब रेट ऑफ चेंज डेल जेड 0 को अप्रोच करेगा अलोंग पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस, तो यहां पर डेल जेड क्या हो जाएगा, डेल एक्स हो जाएगा, और जो डेल वाई है वो क्या हो जाएगा 0। मींस जब हमारा रेट ऑफ चेंज डेल जेड अप्रोच टू 0 एक्स एक्सिस के अलोंग होगा तो वाई के अलोंग तो जो रेट ऑफ चेंज होगा वो तो 0 होगा। असल में हम रियल में चले गए ना दोबारा, तो रियल वाला सम बन गया अभी, तो डेल वाई क्या आ गया 0 आ गया। तो यहां से अब हमने देखना है कि अब हमने क्या पुट करना है कि डेल जेड के अंदर डेल एक्स पुट कर देना है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने देखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से तो क्या आया यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आया लिमिट ऑफ जेड बन गया डेल एक्स, डेल यू क्या बन गया, डेल जेड था डेल एक्स आया, प्लस साथ में क्या था यहां पर अयोटा भी था, अयोटा डेल वी, और साथ में आया डेल एक्स। यहां से ये आ गया। तो यहां से जब हमने लिमिट लगाई तो लिमिट क्या बन गया, ये u का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में प्लस अयोटा u v का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास। क्योंकि ऐसे करते थे ना रियल में, जैसे डेल y डेल x, जब लिमिट डेल x 0 को अप्रोच करता था तो क्या करते थे हम, ये करते थे, डेरिवेटिव आता था। बट यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में, u का भी v का भी x y के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमने करली लिखा, पार्शियल लिखा। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। इसी तरह सेकंड केस में क्या करोगे आप कि डेल जेड अप्रोच करता है 0 पे अलोंग पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर रेट ऑफ चेंज, ये ग्राफ है, अगर रेट ऑफ चेंज वाई एक्सिस के अलोंग है तो यहां पर भी x की वैल्यू सेम थी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो क्या है, जब x एक्सिस के अलोंग होगा तो यहां पर डेल जेड क्या होगा, डेल वाई होगा, अयोटा डेल वाई होगा, क्योंकि ये y का इमेजरी पार्ट क्या है, y पे होता है, और यहां पर जो डेल x है क्या होगा 0 होगा। बस अब क्या करना है हमने इक्वेशन 1 के अंदर, जहां डेल जेड में इक्वेशन 1 में डेल x पुट किया था, अब हमने डेल y पुट कर देना है। जब डेल y पुट किया तो देखते हैं क्या बनता है। जब हमने डेल y पुट किया तो क्या बना, डेल y पुट किया तो 1 इक्वेशन लिमिट डेल y अप्रोच टू 0, डेल u y डेल y साथ में अयोटा, और डेल v अपॉन में एक अयोटा ये था और एक अयोटा नीचे, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इस अयोटा के साथ ये कैंसिल, बचा क्या ये। तो यहां से जब हमने लिमिट अप्रोच की तो क्या बन गया, u का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में अयोटा प्लस v का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में। और यहां हमने क्या किया, देखो यहां अयोटा था, अयोटा को एक बार और अयोटा से ऊपर और नीचे से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। यहां क्या बन गया, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर -1 बन गया। तो यहां वैल्यू क्या है इसकी -1, और साथ में ये अयोटा ये बन गया। तो यहां हम अब इसको लिख सकते हैं, ये इक्वेशन 2 आ गई यहां से। तो यहां से क्या बना, इक्वेशन 3 आ गई, सॉरी। अब हमने कहा था कि चाहे डेल जेड 0 को अप्रोच करे एक्स एक्सिस के लोंग, वाई के लोंग, चाहे कोई भी डायरेक्शन के लोंग करे, जब फंक्शन एनालिटिक का डिफरेंशिएबल है तो सारे डायरेक्शन के लोंग क्या आएगी, लिमिट सेम आएगी ना। अगर लिमिट सारी डायरेक्शन में सेम आएगी तो हम वाई के लोंग चले या एक्स एक्सिस के लोंग चले, तो ये लिमिट इस लिमिट के क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं, तो बाई डेफिनेशन थी कि लिमिट 2 और 3 क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, क्योंकि फंक्शन लिमिट एनालिटिक है, लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि लिमिट डेल जेड एग्जिस्ट यूनिकली। तो यहां से क्या आ गया, इक्वेशन
2 और इक्वेशन 3 इक्वल बन गई। तो यहां से क्या बनाया, तो ये इक्वल आ गया इसके u v y और y। अब यहां से देखो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्या हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसा नहीं कह सकते कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे ये लिख दिया हमने कि ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है, नहीं कर सकते। बट एक कंडीशन में कह सकते हैं कि जैसे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि वो इक्वल होंगे। इक्वल तब कह सकते हैं कि रियल पार्ट x का, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा, जो इमेजिनरी पार्ट है वो दूसरे वाले के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो यहां से 2 है तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, तो इक्वल आए। तो यहां से क्या बन गया कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो यहां से फिर क्या आ गया, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। यहां से बना, मैं दूसरे तरीके से लिखता हूं कि यू एक्स किसके इक्वल आया, वी वाई के, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वी का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, तो माइनस यू का डेरिवेटिव क्या आया, वी के रिस्पेक्ट में। और यही हमने प्रूव करना था। हम इसको लिख सकते हैं ना, पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का यू का एक्स के रिस्पेक्ट में, और या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस आप उधर ले जाओ, यू का पार्शियल डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में माइनस वी का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। और यही क्या था, यही हमारी CR इक्वेशन थी, जिसको हमने कोची रायमन इक्वेशन कहा है। तो बताती क्या है, ये बताता ये है ये रिजल्ट कि अगर फंक्शन एनालिटिक होगा किसी पॉइंट पे, तो कहता है ये CR इक्वेशन तो हमेशा ही क्या करेगी, सेटिस्फाई होगी। तो यही देखना है कि जब भी हम किसी समय किसी फंक्शन को हमने देखना होगा कि फंक्शन एनालिटिक है, तो हम पहले CR इक्वेशन चेक करेंगे कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन हमेशा ही होल्ड करेगी। बट अगर CR इक्वेशन होल्ड करेगी तब हम कह नहीं सकते कि फंक्शन एनालिटिक है। बट ये है कि अगर CR इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं होल्ड करती, तब हम कहेंगे कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जैसे हम कहते थे ना कि कोई भी जब थ्योरम या रिजल्ट होता है, जो नेसेसरी पार्ट होता है, वो नेसेसरी पार्ट यही होता है कि अगर कोई रिजल्ट होल्ड करता है तो नेसेसरी कंडीशन हमेशा ही होल्ड करती है। अगर नेसेसरी कंडीशन होल्ड करती है, जरूरी नहीं हो सकता कि पूरा रिजल्ट होल्ड करता हो। जैसे हम करते हैं, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होगा, लेकिन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तब हम नहीं कह सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट नेगेशन काम करती है नेसेसरी कंडीशन की कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होता तो पक्का ही फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तब हम कह नहीं सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। इसी तरह यह है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन हमेशा होल्ड करेगी। बट अगर CR इक्वेशन होल्ड करेगी, हम कह नहीं सकते कि फंक्शन एनालिटिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट अगर CR इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करेगी तो पक्का ही है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। जैसे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं है, इसी तरह नेसेसरी कंडीशन अगर CR इक्वेशन भी होल्ड नहीं करती तो फंक्शन भी एनालिटिक नहीं है। याद रखना कि कोई भी नेसेसरी कंडीशन की जो नेगेशन होती है वो ज्यादा यूज होती है। नेगेशंस मीन कि जब नेसेसरी कंडीशन होल्ड नहीं करती तो पूरे का पूरा रिजल्ट भी होल्ड नहीं करता। तो आपका ये रिजल्ट था, थ्योरम थी, इसको देखना। तो फिर अगले लेक्चर में करेंगे हम, एग्जाम्पल के साथ मिलते हैं।